नमस्कार। अब इस वीडियो में देखेंगे क्लाउड एसक्यूएल। लास्ट वीडियो में हमने क्लाउड स्टोरेज देखा था, उसमें हमने देखा था हम कैसे डेटा स्टोर करते हैं, कैसे क्लासेस वगैरह चूज़ करते हैं, कैसे उसे सिक्योर करते हैं, कैसे हम इंटरनल शेयर करते हैं, कैसे हम एक्सटर्नल क्लाइंट वगैरह को डेटा शेयर करते हैं जो हम फाइल बनाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो सब हम देख चुके हैं। अब इसमें हम क्लाउड एसक्यूएल देखेंगे जो कि एक मैनेज रिलेशन डेटाबेस सर्विस है। अब इस मैनेज का मतलब क्या होता है वो आपको समझना है। मैनेज का मतलब और रिलेशनल डेटाबेस हमने देखा ही था, हमने सबसे जो ओवरव्यू वीडियो देखा था उसमें भी सब समझा था कि रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या होता है, जिसमें पहले से ही स्कीमा फिक्स होता है। मतलब हम किस तरह का डेटा रखेंगे, उसका जो आर्किटेक्चर है वो पहले से फिक्स होगा। भाई हम यूज़र डेटा रखेंगे, उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, तो स्कीमा जो होता है वो फिक्स होता है रिलेशनल डेटाबेस में। इसका आप लेवल 1 का वीडियो भी देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, उसमें आपको एक बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाएगी, फिर आपके और अच्छा समझ में आएगा सारा। अब क्लाउड एसक्यूएल, अब इसे मैनेज सर्विस क्यों बोलते हैं। अब इसे आप समझे, जो क्लाउड एसक्यूएल है वो वीएम पे रन करेगा। भाई आपका जो डेटाबेस है उसमें डेटा रखा होता है। अब डेटा इंसर्ट करना, उसे वहाँ से फिर उसे डिलीट करना, अपडेट करना, वो काम कौन करेगा। उसके लिए भी तो आप किसी कंप्यूटर, अब आप अपने कंप्यूटर में डेटा रखते हो, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की तो जरूरत पड़ेगी ना। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप हार्ड डिस्क में कैसे डेटा रख लोगे। तो उसके लिए इंटरनली वीएम होती हैं, लेकिन हम उन्हें वीएम को मैनेज नहीं करते। जब डेटाबेस बनाओगे तो ऑटोमेटिक वीएम मिल जाएगी आपको, ऑटोमेटिक वीएम बन जाएगी। तो आपको कोई वीएम को क्रिएट नहीं करना है, आप उन्हें देख भी नहीं सकते। आपको कोई एस एस एच जो होता है जिससे हम वीएम से कम्युनिकेट करते हैं, वो भी आपको एक्सेस नहीं मिलेगी इसमें, क्योंकि उस वीएम को आप मैनेज नहीं करोगे। उस वीएम को मैनेज करेगा गूगल। गूगल क्लाउड खुद मैनेज करता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, पैचिंग, बैकअप, स्केलिंग और ये सिक्योरिटी जो अपडेट होते हैं, ये सब गूगल मैनेज करता है। अब जब एक डेटाबेस बनता है, जब हम क्लाउड एसक्यूएल बनाते हैं, तो बैक एंड में क्या होता है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। या आप कोई सर्टिफिकेशन एग्जाम दोगे गूगल क्लाउड का, उसमें भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आप डेटाबेस क्रिएट करोगे तो गूगल क्लाउड आपको वीएम प्रोविज़न कर देगा। मतलब आपको एक वीएम मिल जाएगी जिस पे वो डेटाबेस आपका चलेगा। फिर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जब आप डेटाबेस बनाओगे, माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर। इसमें से आपको एक चूज़ करना होगा। अभी नीचे देखेंगे इन तीनों में क्या क्या अंतर है। फिर आपको एक परसिस्टेंट डिस्क उस पर अटैच करनी होगी। उसका आपको साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका डेटा कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ेंगे, आपको खुद करने पड़ते हैं कि आपको उसे प्राइवेट रखना है, प्राइवेट एक्सेस देनी है, पब्लिक एक्सेस देनी है। जो जितने भी हमारे डेटाबेस होते हैं जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वो सब प्राइवेट एक्सेस होती है उनके पास। जो हमारी ऐप होती है, जैसे चाहे तो वीएम पे रखी होगी या फिर सर्वरलेस टेक्नोलॉजी जैसे क्लाउड रन, ऐप रन, इन पे रखी हुई होगी वो ऐप, तो वो हमारी ऐप कम्युनिकेट करते हैं। उस ऐप को परमिशन होती है, डायरेक्ट यूज़र नहीं एक्सेस कर सकता डेटा को, तो हम उसे एक प्राइवेट बनाते हैं। वो हम इस वीडियो में बना के देखेंगे। फिर हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं वीएम के साथ, या फिर ऐप जो वहाँ पे हमने अपनी ऐप रखी हुई है, अपनी ऐप को कनेक्ट करते हैं उसके साथ। अब एक क्वेश्चन है कि जो क्लाउड एसक्यूएल है वो सर्वरलेस है, तो इसका आंसर है नो। ये एक सर्वरलेस टेक्नोलॉजी नहीं, एक मैनेज सर्विस है। सर्वरलेस में तो क्या होगा, आपको बस क्रिएट करना है और यूज़ करना है। आपको कोई साइज पे ध्यान नहीं देना है, कितनी मेमोरी चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है सर्वरलेस में। तो जैसे हम अभी फायर स्टोर वगैरह पढ़ेंगे, वो सर्वरलेस टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको कोई बैकअप कुछ नहीं करना है उसमें। ये एक मैनेज सर्विस है जिसमें जो बैकएंड वाला जो पार्ट है, जहाँ पे आपका ये चलेगा क्लाउड एसक्यूएल, वो सब गूगल मैनेज करेगा। और आपको किस तरह का डेटाबेस चाहिए, क्या आपका यूज केस है, कितना बड़ा चाहिए आपको, कितने सीपीयू पावर चाहिए, वो सब आप मैनेज करोगे। तो एक मैनेज सर्विस है। अब इन तीनों के बारे में देख लेते हैं, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर। जो माई एसक्यूएल है वो ओरेकल कंपनी ओन करती है, ये भी एक ओपन सोर्स है। मतलब आप जब इसे यूज़ करोगे, केवल आपको डेटा स्टोर करना, डेटा प्रोसेस होना, बस उसका पे करना है। आपको कोई सॉफ्टवेयर की लाइसेंस फी पे नहीं करनी होती। ऐसे ही जो पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है ये कम्युनिटी ड्रिवन है। मतलब कई सारी कंपनियों का ग्रुप इसे मैनेज करता है, ये भी एक ओपन सोर्स है। इसमें भी कोई आपको लाइसेंस फीस नहीं देनी होती। केवल आप जितना डेटा प्रोसेसिंग होगी आपकी, जितना आप स्टोर करोगे, उस हिसाब से आपको क्लाउड बिल देना पड़ेगा। जो एसक्यूएल सर्वर है एक माइक्रोसॉफ्ट का, इसमें आपको लाइसेंस फीस भी देनी पड़ेगी साथ में। वो तो देना ही है आपको सब में, जितना आप डेटा स्टोर करोगे, स्टोरेज की फ़ीस होगी, या जितना डेटा प्रोसेस होगा, रीड राइट होंगे, उसकी तो फीस होगी होगी। लेकिन इसमें लाइसेंस फीस भी आपको अलग से देनी होगी। तो माई एसक्यूएल का भी यूज़ करते हैं। ये होता क्या है, ये एक सिंपल होता है, फास्ट, वेब फ्रेंडली, काफ़ी पुराना है। तो पॉपुलर ऐप की जैसी वेब ऐप जैसे वर्डप्रेस वगैरह यूज़ करता है, ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है, इसमें आप एडवांस लेवल की क्वेरीज नहीं चला सकते, जैसे डेटा एनालिटिक्स तरह के काम नहीं कर सकते आप, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं रख सकते इसके अंदर। तो आपको नॉर्मल ऐप बनानी है, सिंपल। कोई प्रोजेक्ट बन रहा है आपका, कोई सिंपल प्रोजेक्ट है या कोई इंटरनल ऐप बनानी है, उस तरह की ऐप आप इसमें बना सकते हो।
पोस्ट ग्री एसक्यूएल मोस्टली स्टार्टअप जो अब हैं वो इसे ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें आप एडवांस एनालिटिकल्स टाइप की ऐप भी बना सकते हो, एडवांस क्वेरीज रन कर सकते हो। तो इसमें डेटा इंटीग्रिटी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब डेटा एक्यूरेसी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे बैंकिंग सिस्टम, अब उसमें क्या है, जैसे आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, या तो ट्रांजेक्शन पूरा होगा या नहीं होगा, तो डेटा एक्यूरेसी जहाँ इंपॉर्टेंट होगी वहाँ उस तरह के यूज़ में आएगा ये। तो इसमें फाइनेंशियल सिस्टम्स हो जाएंगे, हैवी डेटाबेस ऐप, सैस प्लेटफॉर्म जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, या कोई जैसे कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर इसी में ही बनते हैं। आप इसे कब यूज़ करोगे, जब आपको कॉम्प्लेक्स टाइप की क्वेरीज रन करनी हो, डेटा करेक्टनेस आपके लिए क्रिटिकल हो, जैसे बैंकिंग हो गया, एंटरप्राइज लेवल का ऐप डेवलपमेंट हो, तो उस तरह के कामों में हम यूज़ करेंगे पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। नॉर्मल प्रोजेक्ट में तो आप एसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस वाले डेमो में हम आपको यही वाला यूज़ करके दिखाएंगे, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। अब तीसरा ऑप्शन है एसक्यूएल सर्वर। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जिसको आपको लाइसेंस फीस भी देनी पड़ती है। अब जनरली जो कंपनी पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट का पूरा इकोसिस्टम यूज़ करती हैं, एज़्योर जिसके जो क्लाउड सर्विस यूज़ करती हैं, वो लोग इन्हें यूज़ करते हैं। ये बेस्ट फॉर .NET एप्लीकेशन। .NET एप्लीकेशन एक तरह से आप विंडोज़ की लैंग्वेज मान सकते हो। जो एप्लीकेशन विंडोज़ में रन करती हैं उन्हें हम नेट एप्लीकेशन बोलते हैं, जो विंडोज़ के लिए बनी होती हैं। तो जो कंपनी पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट का पूरा इकोसिस्टम यूज़ कर रही है, वो उनके लिए काफ़ी ईजी होता है ये। तो बैंकिंग, एंटरप्राइज और ये माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग इसे यूज़ करते हैं। तो इसमें वही है जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के पहले से यूज़ कर रही हैं, वही कंपनी से यूज़ करेंगे। अब हम इसका एक डेमो देख लेते हैं MySQL का। पोस्ट ग्रे SQL हम बना के देखेंगे इसमें। तो ये आपके पास गूगल क्लाउड आएगा, तो इसमें आपको माई क्लाउड SQL गेट स्टार्टेड, यहाँ पे इंस्टेंसेस पे जाना है। अब देखो यहाँ पहले से ही 2 बने हुए हैं। अब हो सकता है अगर पहली बार आप इसे यूज़ करोगे तो आपको API एनेबल करनी पड़ेगी इसकी, तो आप उसे एनेबल करेंगे तो इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपको करना है क्रिएट इंस्टेंसेस। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें इस वाले डेमो में हम पोस्ट ग्रे SQL यूज़ करके देखेंगे। तो आपको यहाँ पे करना है चूज़ पोस्ट ग्रे SQL, यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें से आप एक कोई भी चूज़ कर सकते हो। अभी तो हम डेमो के लिए देख रहे हैं, तो कोई भी आप कोई भी चूज़ कर सकते हो इसमें हम प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, अब इसमें आपको ये चीज़ सेलेक्ट करनी है, कितनी आपको स्टोरेज चाहिए, कितना CPU पावर चाहिए। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन आ गए। अब इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए तो हम डेवलपमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो, हम लेटेस्ट वर्जन ही बनाएंगे। फिर आपको इंस्टेंस ID बनानी पड़ेगी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, इससे आप फिर इसे एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे आप बना देते हैं माई डेटाबेस का पासवर्ड रख लेते हो। जैसे हम पासवर्ड रख लेते हैं इम्प्लोवेट @1 ये आपको याद रखना है। फिर हम जब इसे एक्सेस करेंगे डेटाबेस को, तो हमें इसके एक बार जरूरत पड़ेगी पासवर्ड की। तो इम्प्लोवेट @1 ये हम रख लेते हैं। फिर हमें रीजन सेलेक्ट करना है, जैसे हम स्टोरेज में कर रहे थे। अगर आपका प्रोडक्शन के लिए आप इसे यूज़ कर रहे हो, फिर हम मल्टीपल जोन सेलेक्ट करेंगे, ताकि अगर एक जोन में कोई आउटेज भी आ जाए तो हम दूसरी जोन से जो है हमें हमारा जो है ऐप डाउन ना हो। तो हम मल्टीपल जोन सेलेक्ट करेंगे। अभी के लिए तो हम सिंगल जोन सेलेक्ट करते हैं। और इसमें ये एक रीजनल डेटाबेस होता है, ये केवल एक रीजन में ही काम करेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल रीजन में इसे बना लोगे। एक रीजनल डेटाबेस सर्विस है, जैसा कि हमने देखा था। ये चीज़ हमने लेवल 1 में भी समझी थी। जो MySQL होता है वो रीजनल होता है। अगर आपको आपका जो ऐप है पूरे वर्ल्ड में जाएगा, वो कई सारी कंट्रीज़ में चलेगा, तो फिर आप MySQL की जगह स्पैनर यूज़ करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपने रीजन सेलेक्ट कर लिया, एक जोन सेलेक्ट कर लिया। रीजन हम US सेंट्रल 1 यही सेलेक्ट करते हैं सब में। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। आपको केवल कनेक्शंस में जाके, ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, आपको इसे प्राइवेट बनाना पड़ेगा। प्राइवेट बना के फिर आपको VPC के अंदर अपना जो प्रोडक्शन VPC है, अब ये हमने पहले से ही बना रखा है इसमें, जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट में यूज़ किया था। ये हम नेटवर्किंग वाले इस मॉड्यूल में काफ़ी बार देख चुके हैं। VPC नेटवर्क में आके हमने कस्टम VPC पहले से ही बना रखा है प्रोडक्शन VPC के नाम से। इस पर हमने एक सबनेट बना रखा है US सेंट्रल 1 पे। तो वहीं पे ही हम अपना डेटाबेस बनाते हैं। एलोकेटेड IP रेंज, अब इसकी IP रेंज हम आप खुद भी सेट कर सकते हैं, या फिर हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हमें एक IP दे देगा इसका डेटाबेस का, या आप इसे अपनी कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे IP रेंज रख के से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसा हम सबनेट बनाते टाइम करते थे। ये चीज़ भी हमें आती है। अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे तो ये चीज़ भी आपको आती होगी। तो हम ऑटोमेटिक रखते हैं, तो गूगल क्लाउड खुद हमें एक IP रेंज दे देगा इसकी, जिससे हम इसे एक्सेस करेंगे। एक IP एड्रेस आ जाएगा इसका। बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी आपको रहने देना है एज इट इज़ अभी के लिए।
तो ये आपको करना है क्रिएट इंस्टेंस। तो जैसे ही आप इसे क्रिएट करोगे ये लेगा थोड़ा सा टाइम, इसे पूरा होने में लगभग 5 से 7 मिनट लग सकती हैं इसे पूरे तरीके से बनने में। तो आप दोबारा इंस्टेंसेस पे जाके देख सकते हो यहाँ पे ये तो पहले के बने हुए हैं हमारे, ये अब बनेगा। तो यहाँ इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस आएगा, पब्लिक आईपी एड्रेस इसका नहीं आएगा क्योंकि हमने प्राइवेट रखा है। इसकी बाकी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, स्टोरेज और वो सब। तो इसे थोड़ा सा टाइम लगता है इसे बनने में इंस्टेंसेस को, क्योंकि बैकएंड पे क्या होगा, वीएम बनेगी, वीएम पे डेटाबेस इंस्टॉल होगा, वो सारे काम गूगल खुद करेगा। उसे अपडेट करना, मैनेज करना, आपको कुछ नहीं करना है। बस एक बार डेटाबेस बना दिया आपने, बस आप इसे यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। आपको कोई इसका अपडेट नहीं करना, कोई इंस्टॉल नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब गूगल क्लाउड करेगा। वो खुद एक वीएम बनाएगा, वीएम पे से इंस्टॉल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा, अपडेट करेगा, सब काम गूगल करेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिर हम एक वीएम बनाएंगे, तब तक हम क्या करते हैं, एक वीएम बना लेते हैं, एक प्राइवेट वीएम बना लेते हैं। कंप्यूट इंजन में जाना है आपको, वीएम इंस्टेंसेस, क्योंकि हम इसे एक्सेस करेंगे अपनी वीएम से। अब पहले से ही एक वीएम बनी हुई है हमारी, इसे डिलीट कर देते हैं, एक नई वीएम बनाते हैं स्टार्टिंग से, प्राइवेट वीएम, जिसका पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं होगा। हम वही काम कर रहे हैं जो जिस तरीके से कंपनी में होता है, प्रोडक्शन लेवल पे जिस तरीके से काम होता है उसी तरीके से हम कर रहे हैं। तो ये हमने डिलीट कर दिया। अब हम एक नई वीएम बनाते हैं। बस आपको कुछ ध्यान रखना है इसमें, इसका नाम रख लेते हैं VM1 रख दिया। आपको रीजन वही सेलेक्ट करने हैं सब में सेम, जहाँ पे जो आपने MySQL वाले का रीजन सेलेक्ट किया था वही आपको VM का रीजन सेलेक्ट करना है। और आपको फिर नेटवर्किंग में जाना है और आपको इसका जो नेटवर्क है, नेटवर्क भी हम वही सिलेक्ट करेंगे अपना प्रोडक्शन वाला। अब इसमें सब नेट, क्योंकि हमने US रीजन पे ही बना रखा है। अगर आप दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे ना, यहाँ पे आपने रीजन दूसरा सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा। ये चीज़ भी हम देख चुके हैं, नेटवर्किंग वाले मॉड्यूल में सब समझ चुके हैं। अब आपको जो एक्सटर्नल आईपी एड्रेस तो चाहिए नहीं इसका, तो इस पर आपको नन सेलेक्ट करना है, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस पे नन करना है। तो एक प्राइवेट वीएम बनेगी, फिर इसका एक्सटर्नल आईपी एड्रेस नहीं आएगा। तो ये आपको ये वाली सेटिंग्स चेंज करनी है, बाकी आपको एज इट इज रहने देना है। बाकी आपको करना है इसे क्रिएट। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा वीएम को क्रिएट होने में। VM1 ये वाली क्रिएट कर रहे हैं, फिर आपसे रिफ्रेश करके देख सकते हैं क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है। ये डिलीट होने लग रहा है हमारा और ये क्रिएट होने लग रहा है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में आके देख सकते हो। फिर हम दोबारा डेटाबेस पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसे क्रिएट होने में। तो ये देख सकते हैं अब हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे स्टेटस आ रहा है रनेबल, इसका मतलब हमारा डेटाबेस बन के तैयार हो चुका है और इसमें लगभग 5 मिनट्स लगी हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि बैकएंड में काफ़ी सारे काम होते हैं। पहले वीएम बनेगी, फिर वीएम पे डेटाबेस इंस्टॉल होगा, फिर वो अपडेट होगा, वीएम अपडेट होगी, वीएम में ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होगा। तो ये सारे काम गूगल खुद करता है। तो इसमें लगभग 5 मिनट्स आपकी लगेंगी। जब ये क्रिएट हो गया, अब वीएम भी हमारी बन चुकी है, तब हम इस वाली वीएम से इसे डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए कुछ कमांड्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा। वीएम को हम कैसे एक्सेस करते हैं, SSH से एक्सेस करते हैं। इसमें कमांड रन करते हैं, क्योंकि इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें कोई यूआई तो होता नहीं, केवल कमांड्स ही चलती हैं। तो अब हम इसमें कुछ कमांड्स देंगे, उससे इसे रन करेंगे। अब इसकी कुछ कमांड होती हैं, पहले तो हम इसे अपडेट करते हैं, अपडेट करके देखते हैं। अब जैसे ही हम इसे अपडेट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें एरर आएगा। अगर आपने हमारा स्टार्टिंग से फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि एरर क्यों आएगा। अब इसमें एक एरर आएगा। आप स्टार्टिंग से कोर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एरर क्यों आएगा। अब जो हमारी जो प्राइवेट वीएम होती हैं वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाती, अब वो इसमें एरर आएगा, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, ये क्या कमांड है, sudo apt। sudo का मतलब होता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, apt मतलब एडवांस पैकेज टूल है, एक लिनक्स की लाइब्रेरी है। हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कर रहे हैं अपडेट। अभी अपडेट होगा ही नहीं क्योंकि नेट से कनेक्टेड नहीं है। तो प्राइवेट वीएम को नेट देने के लिए हम एक और सर्विस यूज़ करते हैं, नेट गेटवे। तो इससे पहले अब SSH ये यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, मतलब ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने से पहले हम इसे इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। अभी तो इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करा, तो इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए आपको नेटवर्क सर्विस में आना है और क्लाउड नेट। अगर यहाँ तो हमने स्टार्ट कर रखा है, अगर आपको यहाँ से ना मिले तो व्यू ऑल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको नेटवर्किंग में आना है। नेटवर्किंग में आपको आना है नेटवर्क सर्विसेज, यहाँ पे मिलेगा आपको। हमने तो यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, तो नेटवर्क सर्विसेज आपको आना है क्लाउड नेट। अब ये क्लाउड नेट क्या करेगा, प्राइवेट वीएम को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जो हमारी वीएम है वो तो इंटरनेट एक्सेस कर लेगी, लेकिन जो बाहर के यूज़र हैं वो हमारी वीएम नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो ये वन डायरेक्शन में चलता है
केवल हमारी वीएम ही इंटरनेट एक्सेस कर पाएगी, बाहर के लोग हमारी वीएम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इससे हमारी वीएम काफ़ी सिक्योर हो जाती है। तो इसे अब ये भी एक रीजनल होता है, ये भी आपको सेम नेटवर्क पे सेम रीजन में बनाना पड़ेगा जिस रीजन में आपकी वीएम है। तो उस रीजन के जितने भी आपके प्राइवेट वीएम होंगी फिर ये सबको नेट प्रोवाइड करेगा। अब ये यूएस रीजन के लिए बना रहे हैं हम, यूएस रीजन के लिए बना रहे हैं। तो आपकी जो रीजन पे आपको बहुत फोकस करना है, आप किस रीजन पे आपने डेटाबेस बनाया, किस पे आप वीएम बना रहे हो, क्योंकि ये सब रीजनल है। तो इसमें आप नेटवर्क वही सिलेक्ट करोगे अपना प्रोडक्शन वीपीसी, इसमें आपको रीजन सेलेक्ट करना है। अब इसमें एक ही रीजन आ रहा है क्योंकि हमने सबनेट एक ही रीजन में बनाया हुआ है, वहीं पे हमारे रिसोर्सेज हैं अभी। तो इसमें एक क्लाउड राउटर बनाना पड़ेगा, ये भी हम सब देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप क्लाउड राउटर ये से मैनेज करेगा पूरे को, कितनी सारे हमारे वीएम। अब हो सकता है हमारे 1000 वीएम वो प्राइवेट नेट एक्सेस करना सारे हो, तो उनका सबका उन्हें आईपी एड्रेस देना, उन्हें सबको मैनेज करने का काम करेगा हमारा क्लाउड राउटर। तो इसे हम क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे आपको वीएम इंस्टेंसेस जीके नोड सर्वरलेस ये आपको सेलेक्ट करना है। आईवीपी रेंज ये वाला है, बाकी तो आपको सब डिफ़ॉल्ट आने देना है, आपको करना है इसे क्रिएट। तो जैसे ही आप इसे क्रिएट करोगे और यहाँ पे आ जाएगा रनिंग, तो आपकी जो वीएम है वो कनेक्ट हो जाएगी इंटरनेट से। अब आप दोबारा यही वाली कमांड रन करके देख, अब ये देख सकते हैं हमारा जो है कमांड ने काम कर दिया है। इसका मतलब हमारी जो वीएम है वो इंटरनेट से एक्सेस मिल चुका है उसे। अब हमने उसे अपडेट कर दिया। अब हम अगर एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये वाली कमांड रन करनी है हमें, नहीं तो ये वाली, इसकी भी हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी माईएसक्यूएल की कमांड को रन करने के लिए। जब हमारा सॉफ्टवेयर जब हम इसे कनेक्ट कर पाएंगे तो उसकी हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर हम माईएसक्यूएल आपने बनाया है तो पोस्टग्रेसक्यूएल की जगह आप माईएसक्यूएल क्लाइंट जो है उसे इंस्टॉल करोगे। ये इंस्टॉल कहाँ से होता है, एपीटी से। ये लिनक्स की लाइब्रेरी है जहाँ से हम इसे इंस्टॉल करते हैं। अब ये हमने रन कर लिया। अगर आपने इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया वीएम तो ये फिर आपका जो है लाइब्रेरी इंस्टॉल वगैरह नहीं होगी। तो ये होता है नेट गेटवे का फ़ायदा, जो हमने लास्ट, इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो है कि कैसे हम अपने प्राइवेट जो वीएम होते हैं उन्हें इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। अब इसमें 1-2 मिनट लगेगी। फिर हम क्या करेंगे, हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। पहले तो इसे कनेक्ट करेंगे। अब हम डेटाबेस का जो आईपी एड्रेस है हमारा, ये आईपी एड्रेस ये आपको कॉपी करना है यहाँ से। ये वाला डेटाबेस हमने बनाया अभी माई डेटाबेस, इसका आईपी एड्रेस यहाँ से कॉपी करना है आपको। और यहाँ पे आपको इसका आईपी एड्रेस डालना है, ये इंटरनल आईपी एड्रेस डालना है आपको। ये यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस डाल दिया। फिर ये कमांड आपको करनी है इसमें रन। फिर ये डेटाबेस हो जाएगा आपका कनेक्ट इस वाली वीएम से। अब ये क्लाइंट आईडी आपने इसमें डाल दी। अब ये आपको कमांड रन करनी है। पहले आपको ये वाली कमांड रन करनी है, नहीं तो इन कमांड का उसे मीनिंग ही नहीं पता होगा पीएसक्यूएल क्या होता है। पहले इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको। तो फिर आपने ये कमांड डाली, इंटरनल आईपी एड्रेस डाल दिया, इसे करना है आपको एंटर। अब ये मांग रहा है पासवर्ड, अब आपको पासवर्ड डालना है। जब आप पासवर्ड टाइप करोगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, ये इनविजिबल होता है। आप पासवर्ड डाल के एंटर करोगे तो आप इसमें लॉगिन कर लोगे। अब आप देख सकते हो कि आपका जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे पोस्टग्री लिखा हुआ आ चुका है, तो इसका मतलब आप डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हो। जब आप पासवर्ड पे कोई भी एंट्री करोगे ना तो आपको इनविजिबल रहेगा, लेकिन वो टाइप होता रहता है। ये लिनक्स का बेसिक, तो लिनक्स में ऐसा ही होता है। जब आप कोई भी पासवर्ड जैसी चीज़ें टाइप करोगे तो वो इनविजिबल रहेगा, तो आपको पूरा टाइप करना है ध्यान से और एंटर करना है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर हम इसमें एक टेबल बना के देखते हैं। पहले तो एक डेटाबेस नॉर्मल जो एसक्यूएल की कमांड्स हैं वो रन करते हैं इसमें। ये बेसिक एसक्यूएल की कमांड्स हैं, क्रिएट डेटाबेस, यूजर डेटाबेस, ये हमने कमांड रन की तो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। वैसे तो ये सब काम हम ऐप से करेंगे, जब हम ऐप वगैरह क्रिएट करेंगे वहाँ से होता है सब काम। अभी तो हम ऐसे ही करके देख रहे हैं। अब आपको डेटाबेस के अंदर जाना है, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गया। उसके बाद इसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल बनाया हमने और इसमें स्कीमा फिक्स कर दिया जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि रिलेशनल डेटाबेस में होता है कि आप जैसे टेबल बनाओगे यूजर्स, तो उसके कुछ हमने डेटा फिक्स कर दिया। अगर बनाई तो एक तरह से स्कीमा स्ट्रक्चर है कि आप कैसा डेटा डालोगे, यूज़र आईडी, उसका टाइप, जैसे वार कैर मतलब इतने डिजिट का हो सकता है, टेक्स्ट होगा या किस टाइप का वो डेटा होगा, तो ये आपको डालना है। तो इसे करना है आपको पेस्ट। तो ये आपकी टेबल हो गई क्रिएट। अब इसमें कुछ क्वेरीज रन कर सकते हो आप। अब इसमें पहले तो हमने इसका स्कीमा बना लिया, स्कीमा बनाने के बाद ये कुछ डेटा जाएगा, कुछ यूजर्स का डेटा हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप डेटा देखना है आपको। माईएसक्यूएल में स्टार का मतलब होता है ऑल, जहाँ भी स्टार होगा उसका मतलब होगा ऑल। सेलेक्ट ऑल मतलब पूरी टेबल, ये पूरी आपके पास टेबल आ गई। और उसके बाद आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी चलानी है कि सेलेक्ट नेम मोबाइल नंबर फ्रॉम यूज़र वेयर जेंडर फीमेल, केवल फीमेल जेंडर के मोबाइल नंबर और नाम आए। तो इस तरीके से ये आपके पास क्वेरीज रन करते हैं हम इसमें।
अपडेट करना है यूज़र को, इस तरीके की हमारे पास कमांड होती है। ये सब हम ऐप वगैरह या मोबाइल ऐप होगी, हमारी कोई वेब ऐप होगी, उससे करेंगे काम। अभी तो आपको केवल दिखाया है कि डेटाबेस काम कैसे करता है हमारा, हम कैसे उसे वीएम से या अपनी ऐप से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। आपको डिलीट करना है यूज़र, तो ये डिलीट करने की कमांड है। तो ये सब आप करके देख सकते हैं। अब आप डिलीट हो गया, अब डिलीट करने के बाद आपको दोबारा देखना है तो फिर ये वाली कमांड रन कर सकते हो आपकी डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे हमने डिलीट किया, देखो अब 3 में से केवल 2 नाम रह गए। तो इस तरीके से हमने पूरा ये देखा कि हमारा डेटाबेस क्या होता है। अब हमने जैसे क्रिएट किया, 3 ऑप्शन हमारे पास आए, MySQL, PostgreSQL और SQL सर्वर। इनमें से एक सेलेक्ट करना है आपको। फिर तरीका सेम है सबका बनाने का, कमांड भी 90% सेम है सबकी। एसक्यूएल जो सबसे ज़्यादा यूज होता है कि कैसे हम इसे बनाते हैं, कितने टाइप्स का ये होता है और कैसे हम इसे वीएम से फिर कनेक्ट करते हैं। तो इसका एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल गया। अब जब हम प्रोजेक्ट करेंगे फिर दोबारा वही रिपीट आएगा, फिर हम पूरा इसे ऐप से देखेंगे कैसे हम इसे एपीआई से एक्सेस करते हैं, कैसे हम ऐप के अंदर फिर डेटा इंसर्ट करेंगे कस्टमर का, उसे फैच करना, वो सब हम देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पैनर। अब ये तो एक रीजनल डेटाबेस हो गया, हम किसी रीजन में काम करते हैं, मान लो आपकी ऐप केवल इंडिया में चल रही है या किसी पर्टिकुलर एक कंट्री में चल रही है, वहाँ तो ये काम आएगा। अब आपको मान लो कुछ गेमिंग टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है, अब सेम डेटाबेस को यूज़र अलग अलग कंट्री से एक्सेस कर रहे हैं, अमेरिका से भी यूज़ कर रहे हैं, एशिया की कंट्रीज से भी यूज़ कर रहे हैं, यूरोप की कंट्रीज से भी यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए बना होता है स्पैनर, जिसमें लेटेंसी होती ही नहीं है, लगभग बिल्कुल जीरो लेटेंसी आप मान सकते हो। उसमें रियल टाइम में काम चलता है बिल्कुल। ग्लोबल लेवल की ऐप बनानी है तो उसके लिए हमारे पास होता है स्पैनर। स्पैनर में क्या होगा, आपका रियल टाइम में डेटा इंसर्ट होगा, रियल टाइम में डेटा अपडेट होगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।